Welcome everyone. In this part, we will continue chapter 5 जुडिशरी। इससे पहले हम पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है और वो न्यायिक व्यवस्था के लिए, जुडिशरी सिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो अपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो एक की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो दूसरी ब्रांचेज होती हैं गवर्नमेंट की, जो दूसरी शाखाएं होती हैं जैसे कि लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, वो जुडिशरी के काम में जो न्यायिक प्रक्रिया होती है न्यायालय की, कोर्ट की, उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंड द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। और कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं और ना ही उनके अंडर, उनके निर्देशों पे काम करते हैं। सो अभी हमने देखा कि सेपरेशन ज़रूरी है और ये जजेस के लिए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश के न्यायालय हैं उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक बार अपॉइंट होने के बाद जो भी जज अपॉइंट हो जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो उनको अपॉइंट करने के बाद उनके पद से हटाना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है हटाना। तो इसके बारे में और आगे देखेंगे। So it is the independence of judiciary that allows the courts to play a crucial role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ही ये जिम्मेवारी होती है कि कोर्ट्स ये अलाउ ना करे कि भी कोर्ट्स जो है किसी भी गवर्नमेंट को पावर्स का मिसयूज़ ना करने दे, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, विधानसभा हो या जो एग्जीक्यूटिव हो, जो कार्यकारी, जो सरकार हो। So it also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens. इसके अलावा जो भारतीयों के मौलिक अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जुडिशरी। जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, जो वो आर्टिकल 21 में आता है और उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, जैसे हमने एक केस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था कि राइट टू लाइफ के साथ जो राइट टू हेल्थ है वो भी एक बेसिक राइट माना गया था। सो कोई भी फंडामेंटल राइट हो उसको प्रोटेक्ट करना भी जुडिशरी का काम होता है। एंड बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। और यदि लगे कि किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वायलेट हो रहे हैं, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब देखेंगे इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कि कोर्ट्स की जो व्यवस्था है वो किस तरह से बनी हुई है भारत के अंदर। सो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। अलग अलग स्तर के कोर्ट होते हैं हमारे। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट लोअर लेवल while there is only one level at apex. कोर्ट के हमारे देश में कई लेवल होते हैं, उनमें से एपेक्स का मतलब बिल्कुल टॉप पर, मतलब जो सबसे हाईएस्ट होता है उसे एपेक्स बोलते हैं। सो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो कोर्ट है वो सिर्फ एक है, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। बाकी लोअर लेवल के जो कोर्ट हैं आपके, वो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या फिर जो दूसरे कोर्ट्स हैं, तो वो कई हैं। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो जो कोर्ट हैं जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादातर उनका उनसे संबंध बना रहता है कोर्ट से और लोगों से ज़्यादा उनके साथ, ठीक है, फेस टू फेस जो है इजीली उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। सो दे आर यूजली एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील लेवल इन टाउन्स और दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केस। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ होते हैं भी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो टाउन्स होते हैं हमारे कस्बे या तहसील लेवल के जो कोर्ट जिन्हें बोलते हैं उन्हें, तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं और वहाँ पे कई तरह के जो केस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। इस स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। हर एक राज्य जो है डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद उसका जो हेड होता है, प्रिसाइड होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। फिर उसके बाद हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है जो हाईएस्ट होता है उसी स्टेट के अंदर, उस स्टेट के अंदर हाईएस्ट होता है, ना कि कंट्री के अंदर, ठीक है।
At the top of is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. और सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में जो स्थित है, सबसे हाईएस्ट हमारा कोर्ट है कंट्री का, और जिसके मुखिया हैं, जिसके जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं. सो द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया. जो जो भी निर्णय लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सभी जितने भी कोर्ट हमारे देश के उनको मान्य होते हैं, ठीक है, वो उनको मान्य पड़ते हैं. देखिए कोर्ट्स की कुछ जो हिस्ट्री क्या रही है, इसको आप नोट करिएगा. हाई कोर्ट्स फर्स्ट एस्टेब्लिश इन 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. हाई कोर्ट सबसे पहले जो एस्टेब्लिश किए गए थे कॉलोनियल रूल के अंदर, ठीक, ब्रिटिश शासन के अंदर, तो 1862 में स्टार्ट किया गया था ये, सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर. द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम इन 1966, और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो 1966 में उसकी स्थापना की गई थी. करंटली देर आर 24 हाई कोर्ट्स, और प्रेजेंट में 24 हाई कोर्ट्स हैं. वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स. देखिए 24 हाई कोर्ट्स कैसे हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनका एक कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का जो है वो एक कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, दोनों स्टेट्स का. सो ऐसे ही कई स्टेट हैं, कोई और कुछ और स्टेट्स भी हैं जिनका एक अपना हाई कोर्ट है और जिनका कॉमन भी है. सो पंजाब एंड हरियाणा शेयर कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, चंडीगढ़ में शेयर करते हैं. 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैव ए कॉमन हाई कोर्ट. ठीक है, जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उत्तर पूर्वी जो राज्य है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है जो गुवाहाटी में स्थित है. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव ए कॉमन हाई कोर्ट एट हैदराबाद. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी कॉमन हाई कोर्ट है जो हैदराबाद में स्थित है. और कुछ हाई कोर्ट्स की जो बेंचेज हैं वो अलग पार्ट्स में दूसरे हिस्सों में भी हैं, ठीक है, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए, मतलब कि आसानी से लोग वहाँ पे पहुँच पाए. तो उनकी जो बेंच है, मतलब जो उनके पार्ट है, वो उसी स्टेट के अलग अलग हिस्सों में भी पाए जाते हैं. सो आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर. तो ये जितने भी लेवल्स होते हैं कोर्ट के, क्या वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं? यस, बिल्कुल. इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स. तो इंडिया के अंदर हमारा एक इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, एकता. तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारा, जिसमें जो डिसीजंस है वो हायर कोर्ट्स लेते हैं स्टेट्स के अंदर, और वो लोअर कोर्ट को मानने पड़ते हैं, ठीक है, बाइंड होते हैं. सो अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द पैलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. तो दूसरा जो तरीका है इंटीग्रेशन का, वो ये है कि भी हम अपील कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारा जो डिसीजंस है, हमारे साथ जो निर्णय हुआ है, जो हमारे साथ, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आया है कोर्ट का वो गलत है, तो हम उसको अपील कर सकते हैं आगे दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, या फिर उससे आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर. दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट. इसका मतलब ये है, अपेलेट सिस्टम का मतलब ये है कि हम अपील कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके खिलाफ अगर कोई जजमेंट हुआ है और वो उसके लिए अनजस्ट है, सही नहीं है, तो उससे हायर कोर्ट में जा सकता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपेलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग ए केस. तो अपेलेट सिस्टम के बारे में और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम एक केस को स्टडी करेंगे यहाँ पे. सो स्टेट है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो दिल्ली का प्रशासन है, और वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स. लक्ष्मण कुमार है और बाकी उनके दूसरे साथी. 1985 का एक केस है. फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक केस कैसे पहुंचता है वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. So in February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old girl Sudha Goyal and they lived in flat in Delhi with Lakshman's brothers and with their families. तो फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार ने जो है सुधा गोयल से शादी की, जब वो 20 ईयर्स की थी, और वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहते हैं और अपने भाई और अपने जो पूरा परिवार है उनके साथ वो फ्लैट में रहते हैं. सो इन दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स. तो 2 दिसंबर को 1980 को एक घटना हुई जिसमें सुधा की डेथ हो गई, ठीक है, जलने के कारण. और फैमिली फाइल्ड ए केस इन कोर्ट. तो उसकी फैमिली ने कोर्ट में केस डाला है. केस क्या है देखिए. व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन ट्रायल कोर्ट, 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन विटनेस. जो ट्रायल कोर्ट होता है, मतलब जो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या जो टाउन कोर्ट होता है जिसे बोलते हैं तहसील कोर्ट, तो वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट हुआ जिसमें 4 नेबर्स वहाँ पे बुलाए गए एज ए विटनेस। विटनेस क्या होता है? विटनेस मीन्स जो जिन्होंने उस घटना को होते हुए देखा या फिर वो जहाँ पे मौजूद थे। सो दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे heard Sudha scream and had forced their way to Lakshman's flat। तो उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की जो स्क्रीम जो है चिल्लाने की आवाज़ सुनी और उसको ज़बरदस्ती जो है लक्ष्मण के फ्लैट में ले जाया गया। सो देयर दे सा सुधा स्टैंडिंग विद देयर सारी इन फ्लेम्स। तो उन्होंने देखा कि उसकी साड़ी में आग लगी हुई है। एंड दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन ए गनी बैग। उसके बाद जो उसके परिवार वाले थे उन्होंने या फिर जो ये इनके पड़ोसी थे, नेबर्स थे, उन्होंने उसकी आग बुझाने के लिए एक गनी बैग या जो होता है, गनी बैग मीन्स जो बोरी होती है और जो ब्लैंकेट है उसकी मदद से उसकी आग बुझाई। एंड सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured kerosene oil on her that her husband Lakshman had lit the fire। सुधा ने बताया कि जो उनकी मदर इन लॉ है, जो उनके सास है, ठीक है, सो शकुंतला जिसका नाम है, तो उसने जो है उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला और जो उसका हस्बैंड है उसने उसको आग लगा दी, lit द फायर। सो ड्यूरिंग द ट्रायल members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by the in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of their first child। सुधा की फैमिली ने बताया, जो सुधा की फैमिली के जो मेंबर थे और उन्होंने बताया, उनके पड़ोसी ने बताया कि सुधा जो है, सुधा के टॉर्चर किया जाता था, उसको परेशान किया जाता था, उनकी जो सास थी या उनकी या फिर जो उसकी सिस्टर थी, ठीक है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो है वो डिमांड कर रहे थे, स्कूटर डिमांड कर रहे थे, फ्रिज डिमांड कर रहे थे। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों डिमांड कर रहे थे कि क्योंकि उस टाइम में उनका जो पहला बच्चा है उसका जन्म हुआ था। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण हैड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर व्हाइल शी वाज हीटिंग मिल्क। तो अपने आप को डिफेंस करने के लिए उन्होंने क्या बताया, देखिए, अपने आप को अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मदर ने क्या कहा कि जो सुधा की साड़ी है उसमें एक्सीडेंटली जो है आग लगी है, और क्योंकि जब वो दूध गर्म कर रही थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट एविक्टेड लक्ष्मण and his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 them to death। तो इन्हीं ट्रायल के बेसिस पे, विटनेस के स्टेटमेंट के बेसिस पे कोर्ट ने जो है लक्ष्मण और शकुंतला को दोषी पाया और जो उनके ब्रदर इन लॉ है सुभाष चंद्रा, ठीक है, उनको भी सज़ा मिली और तीनों को जो है जो सेंटेंस टू डेथ, मतलब उनको फांसी पे लटकाने गया, जो डेथ है उसको डेथ की सज़ा मिली उन्हें। तो एज ए जो जितना भी ट्रायल हुआ, ठीक है, वो लोअर कोर्ट में हुआ अभी तक हमने देखा, और जितने भी विटनेस जो है पेश किए गए वो लोअर कोर्ट में पेश किए गए। तो आगे देखते हैं इसको। इन नवंबर 1983 द 3 accused वेंट टू हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। अब जो ट्रायल कोर्ट था, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, इसके खिलाफ अपील करने के लिए वो, मतलब उन्हें लगा कि उनके साथ ये गलत निर्णय लिया गया है, ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो उन्होंने इसके खिलाफ अपील की और नवंबर 1983 में उन्होंने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपनी याचिका जो है दायर की, ठीक है। अपील मतलब उन्होंने उससे आग्रह किया कोर्ट से कि भी हमारी जो केस है उसके बारे में यहाँ पे ट्रायल लिया जाए। So High Court, after hearing the arguments of all the lawyers and decided that Sudha had died due to accidental fire caused by the kerosene stove। तो हाई कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद, जितने भी आर्गुमेंट थे, जितने भी तर्क थे, उन सब को सुनने के बाद, जिन लॉयर्स ने जो आर्गुमेंट दिए, तो उसने डिसाइड किया कि सुधा जो है वो एक्सीडेंटल फायर कोर्स से मरी थी, ठीक है, और लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष जो थे उनको मुक्त कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। तो अभी तक हमने देखा कि जो ये केस था उसके अंदर सबसे पहले जो ट्रायल चला गया, जो ट्रायल कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें स्टार्ट किया गया और उसमें उन तीनों को दोषी पाया गया। अब ये नहीं है कि भाई जो फाइनल डिसीजन हो गया, अगर उनको लगता है कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है, और जबकि उनके साथ हुआ था अनजस्ट, ठीक है, उनके साथ गलत डिसीजन हुआ है, कई बार हो जाता है, तो इसके लिए भी हमारे जुडिशरी सिस्टम को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, हम और आगे जो है उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे हाई कोर्ट्स हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स हैं।
तो जब तक कंप्लीटली किसी केस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती है तब तक उसका जो है उसका एंड नहीं होता है, और इससे हमें और ज़्यादा जस्ट की जो न्याय है उसकी संभावना बनी रहती है। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में एक केस और पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।